सो मॉर्निंग क्लास, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जाएंगे ड्रैग ऑन स्फेयर। ठीक है, किसी स्फेयर पे ड्रैग फोर्स कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्फेयर आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई अगर हम एक स्फेयर मतलब कोई भी एक बॉल समझ लो, ऐसे कोई एक क्रिकेट वाली बॉल या कोई भी बॉल, तो वो एज ए उसको हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, और जब वो स्फेयर किसी फ्लूइड से पास करता है, ठीक है, या उस स्फेयर से फ्लूइड पास करता है, ठीक है, या तो ये स्फेयर नीचे आ रहा है और यहाँ पे फ्लूइड आपका है, ठीक, और या ये स्फेयर यहीं पे है, फ्लूइड नीचे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में इस स्फेयर के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर आपका ड्रैग फोर्स लगता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब जैसे कोई बॉडी ऐसे रखी है कि स्फेरिकल बॉडी है, तो ये अगर नीचे आ रहा होगा तो एयर ऐसे निकल रहा होगा, तो यहाँ आएगा इसका ड्रैग फोर्स। ठीक, तो ये ड्रैग फोर्स कितना होगा स्फेयर के ऊपर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के ऊपर इसके एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। किसी स्फेयर को अगर हम किसी फ्लूइड से पास करा रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या ड्रैग फोर्स आएगा, या आप कह लो कि कोई स्फेयर स्टैटिक है और उसको हम लोग उसके ऊपर से कोई फ्लूइड पास करा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है ड्रैग ऑन स्फेयर। तो हेडिंग नोट करिए सभी लोग, आप लोग, ड्रैग ऑन स्फेयर। ठीक है, तो ड्रैग ऑन स्फेयर का कुछ अगर हम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये आपका पेज यहाँ पे है, ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये एक स्फेयर यहाँ पे है, ठीक है, और इस स्फेयर के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से इस पे आपका फ्लो पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो इस तरीके से इस पे से फ्लो पास कर रहा है। ठीक, तो ये जब फ्लो पास करेगा तो ये एक ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा, उसी ड्रैग फोर्स को हमें निकालना है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टोक्स लॉ डिराइव कर रहे हैं। स्टोक्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ड्रैग ऑन स्फीयर हम लोग ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी पे ड्रैग फोर्स क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि स्टोक्स लॉ इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आई होप इमेज से आपको कुछ समझ में आया होगा कि डायग्राम में जैसे ये इमेज है, तो इसमें आपका ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये फ्लो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, या तो स्फेयर मूव कर रहा हो या फ्लूइड मूव कर रहा हो।
ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हमारे डायरेक्ट फोर्स आते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग टेक्निकल तरीके से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें निकालनी है और कैसे समझना है इसको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर द फ्लो ऑफ अ रियल फ्लूइड पास्ट अ स्फीयर। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक रियल फ्लूइड है वो किसी स्फीयर से पास कर रहा है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका स्फीयर है और इधर से एक फ्लूइड ऐसे पास कर रहा है, इस तरीके से दोनों साइड से एक ऐसे एक रियल फ्लूइड इस पे से पास कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो u हो गया वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर स्फीयर। ये जो फ्लूइड जा रहा है इसकी वेलोसिटी u रहेगी। d हो गया आपका डायामीटर ऑफ स्फीयर। मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया रो, और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी हो गया ये म्यू। तो क्या क्या पढ़ा हमने, वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी u, डायमीटर ऑफ स्फीयर यानी d, मास ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी रो, और विस्कोसिटी हो गया आपका म्यू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कंडीशन ये होता है आपका कि स्टोक्स लॉ की सबसे बेसिक कंडीशन क्या होती है कि स्टोक्स लॉ तभी डिराइव होता है जब आपका रेनॉल्ड नंबर बहुत छोटा होता है। ठीक है, और लेस देन यानी 0.2, यानी आप आर ई निकालोगे किस फार्मूले से, रो वी डी बाई म्यू से, और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.2 होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा स्टोक्स लॉ एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो रेनॉल्ड नंबर आप निकालते हो तो आता है 500, 10,000, 20,000 ऐसे आता है रेनॉल्ड नंबर। तो यानी कि अगर हम रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो 0.2 अगर हम रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लूइड है ये ऑलमोस्ट आपका स्टेशनरी है। ये फ्लूइड आपका ऑलमोस्ट स्टेशनरी फ्लूइड है। ठीक है, यानी रुका हुआ है, थोड़ा बहुत फ्लो कर रहा होगा लेकिन ऑलमोस्ट उसको हम स्टेशनरी मान लेते हैं। तो स्टोक्स लॉ का पहला कंडीशन क्या है कि स्टोक्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका फ्लो का रेनॉल्ड नंबर 0.2 से कम या उसके बराबर होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हम 2 से कम ही लेते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि आपको रेनॉल्ड नंबर चेक करना है, अगर 0.2 से कम आ रहा है तभी स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है उस पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसको क्यों निकालते हैं, देखो ऑलरेडी हम लोग एक चीज ये जान रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे जो फ्लूइड आपका लिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपका कहीं ना कहीं आएगा। तो अब अगर ऑलमोस्ट स्टेशनरी फ्लूइड होगा तो उसके ड्रैग फोर्सेस उस पे, जैसे देखा जाए ना, विस्कस फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे। मतलब अगर विस्कोसिटी है फ्लूइड में तो अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी, जैसे देखो किसी फ्लूइड का कुछ वेलोसिटी है, विस्कोसिटी है, तो वेलोसिटी डोमिनेट कर जाता है ओवर विस्कोसिटी, तभी वो फ्लो करता है। ठीक, लेकिन जब वेलोसिटी बहुत कम है यानी रेनॉल्ड नंबर आपका लेस देन इक्वल टू 0.2 आ रहा है, यानी रेनॉल्ड नंबर बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत कम होगी, तो वहां पे विस्कोसिटी डोमिनेट करेगी। समझ रहे हो बात को, जैसे कोई फ्लो हो रहा है उसकी कोई वेलोसिटी u है और उसमें कोई विस्कोसिटी म्यू है, तो जब u ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो जाएगा यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो म्यू का इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे मान लो आपका कोई थिक लिक्विड है, मान लो आप एग्जांपल ले लो शहद का। ठीक है, हनी आपका है शहद, तो उसको अगर हम लोग वेलोसिटी बहुत कम रखें तो ऑलमोस्ट स्टेशनरी होगा और उसमें जो विस्कोसिटी होगी वो आपका डोमिनेट करेगा, यानी विस्कस फोर्सेस इफेक्ट में आएंगे वहां पे, जो कि आपका इनर्शियल फोर्स को ओवरटेक कर जाएंगे। और फिर हमें यहाँ पे अपना टोटल ड्रैग निकालना पड़ेगा कि भाई ड्रैग फोर्स कितना आ रहा है, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन दिया गया था जीजी स्टोक्स का इक्वेशन है, जिनको बोलते हैं जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। ठीक है, इनका नाम था जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। तो जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने ये इक्वेशन दिया था कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू काफ़ी 0.2 से कम रहती है तो हम वहां से
आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करके उन्होंने दिया था, तो उस केस में हम लोग ड्रैग फोर्स यहाँ से निकालते हैं 3 पाई म्यू डी इंटू यू, जबकि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ड्रैग फोर्स इक्वल टू सी डी रो ए यू स्क्वायर बाई 2। ये यूनिवर्सल फार्मूला था, ठीक है, ये यूनिवर्सल फार्मूला था जो कि आपका हर तरह के फोर्सेस पे एप्लीकेबल था, ठीक है। अब सर गैब्रियल स्टोक्स ने अपना एक अलग इक्वेशन दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इससे कम रहती है तो हमारा ड्रैग फोर्स इससे निकलता है, ठीक है। तो इन्होंने इक्वेशन दिया था 3 पाई म्यू डी इंटू यू, ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने निकाला था, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकला था, ठीक है। सो जैसे कि अभी इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था इसको, तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया था इसको, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिराइव किया था ड्रैग फोर्स को, तो ये वैल्यू आई थी सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर, जो कि यूनिवर्सल इक्वेशन था, ठीक है। अब जब गैब्रियल स्टोक्स ने अपना इक्वेशन दिया कि जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से कम हो जाती है तो हम उसको 3 पाई म्यू डी इंटू यू से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाले टर्म को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एफ डी इक्वल टू 3 पाई म्यू इंटू डी इंटू यू, यहां से ड्रैग फोर्स निकलता है ऑन स्फीयर, ठीक। ये चीज अभी आगे ये क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको, ठीक। तो यही जो मैं बता रहा था 3 पाई म्यू इंटू डी, ये आपका एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन था, ठीक। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, स्क्रीन फ्रिक्शन डैग और प्रेशर फ्रिक्शन डैग, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक व्हाइट बोर्ड आपका ओपन कर लेता हूँ, फिर इसको इजीली हम लोग समझ लेंगे। देखिए इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ आपका कि जैसे मानिए कि ये एक स्फेयर है, ठीक, एक स्फेयर है जिसका, एक मिनट जस्ट एक मिनट, सर्किल तो यहाँ से, ये आपका एक स्फेयर है, ठीक, और इस स्फेयर से इस तरीके से आपका फ्लूइड पास कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये स्फेयर ऐसे है, ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर ये स्फेयर नीचे आ रहा है, स्टेशनरी फ्लूइड में नीचे आ रहा है, ये स्फेयर नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ये स्फेयर आपका नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका वेट इधर हो गया, तो जो ये एयर है, मान लेते हैं ये एयर है, ठीक है, ये एयर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इस पे एक तो लगाएगा क्या, बायंट फोर्स, भाई फ्लूइड में सबमर्ज है तो बायंट फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ बायंसी, प्लस ये जो इधर से फ्लूइड पास कर रहा है ये आपका ड्रैग लगाएगा एफ डी, ठीक है। तो यहां से हम अगर निकालेंगे तो वेट ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स ऑफ बायंसी प्लस ड्रैग फोर्स, ठीक है, जो ये एयर ड्रैग इस बॉडी के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जहां पे फ्लूइड कांटेक्ट करेगा वहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो आपका ड्रैग फोर्स है एफ डी, ये दो हिस्सों में ब्रेक होता है, एक आपका होता है प्रेशर ड्रैग और एक होता है फ्रिक्शन ड्रैग। एक होता है आपका फ्रिक्शन ड्रैग प्लस एक होता है आपका प्रेशर ड्रैग, यानी जो एफ डी है वो दो तरीके से लगता है, एक में यानी जो इस बॉडी के सरफेस पे लग रहा होगा स्किन फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, इसी को बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन, जिसको बोला जाता है फ्रिक्शन ड्रैग, ठीक। और एक होता है प्रेशर ड्रैग। तो ये होता क्या है कि एफ डी इक्वल टू 2/3
एफ डी फ्रिक्शन ड्रैग प्लस 1/3 एफ पी डी प्रेशर ड्रैग। ठीक है, यानी 66% आपका किसी भी ड्रैग फोर्स में, अगर कोई ड्रैग फोर्स किसी स्फेयर पे लग रहा है तो 66% उसमें फ्रिक्शन ड्रैग होता है, यानी स्किन फ्रिक्शन, जो सरफेस से ड्रैग ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, मतलब जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो उस पर एक तरीके से एक अपोजिशन फोर्स लगा रहा होगा अपने मोशन में, जिधर फ्लो जा रहा है उधर की ओर वो जा रहा होगा, तो वो होता है फ्रिक्शन ड्रैग जो स्किन पे लगता है। और ये कुछ प्रेशर लगाएगा, ठीक है भाई, फ्लूइड है, एरिया मिलेगा, फोर्स मिलेगा, तो कुछ प्रेशर ड्रैग आएगा, तो वो होता है। तो दोनों को निकालते हैं तो ये आता है 2/3 और ये होता है 1/3। ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था एफ ड्रैग जो अभी एक्सपेरिमेंटल निकला था 3 पाई म्यू इंटू डी इंटू यू, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर हम निकालते हैं एफ फ्रिक्शन ड्रैग तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3 पाई म्यू डी इंटू यू, और प्रेशर ड्रैग कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3 पाई म्यू डी इंटू यू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपका 66% के अप्रॉक्स होता है और प्रेशर ड्रैग आपका 33% के अप्रॉक्स होता है। इसको आप नोट कर सकते हो कि जब ड्रैग ऑन स्फीयर निकालते हैं तो वेट उसका हो जाता है बायएंट फोर्स और ड्रैग फोर्स के समेशन के बराबर। फिर ये ड्रैग फोर्स क्या होता है, ये दो फोर्सेस का समेशन होता है, स्क्रीन फ्रिक्शन ड्रैग या फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग का समेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 2/3 ऑफ एफ डी प्लस 1/3 ऑफ प्रेशर ड्रैग। ठीक है, फ्रिक्शन ड्रैग का 2/3 और प्रेशर ड्रैग का 1/3 ये होता है। ठीक है, तो जो जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने अपना एक इक्वेशन दिया था, जिसको हम लोग सीजी स्टोक्स ने अपना एक एक्सप्रेशन दिया था, बस उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ, वो आपका था 3 पाई म्यू डी इंटू यू, ये इनका ड्रैग इक्वेशन था। और एक यूनिवर्सल इक्वेशन हम लोग निकाल चुके थे, सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर। तो दो फ्रिक्शन ड्रैग थे, हम अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे कि भाई दोनों की वैल्यू क्या हो रही है। उसके पहले बात करते हैं कि अगर इसका डायामीटर डी है तो इसमें एरिया कौन सा लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये एरिया हम लोग लेके चल रहे होंगे वो बेसिकली आपका, यानी किस हिस्से को हम लोग यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स आ रहा होगा वो किस हिस्से पे लग रहा होगा उसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका, ये जो सर्किल दिख रही है सामने से, भाई जैसे बॉल है तो सामने से क्या दिखेगा एक आपको सर्किल, तो अभी एयर इसी पे लगेगा, सारा का सारा एयर इसी हिस्से पे लग रहा होगा। तो इस सर्किल का एरिया क्या होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग सरकमफ्रेंशियल नहीं ले रहे हैं क्योंकि जैसे स्फेयर है तो सामने का जो सर्किल होगा उस पर पूरा लगेगा एक तरीके से सामने के फेस पे, तो उस फेस का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई/4 डी स्क्वायर। जैसे स्फेयर को अगर मान लो पेंट करना है, बॉल है उसको सामने से पेंट कर रहे हो, तो जो एरिया पेंट कर सकते हो वो कौन सा होगा, वो सामने का सर्किल एरिया तो होगा जिसके ऊपर हवा लग रही होगी सामने से, तो पाई/4 डी स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, तो हमें अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये कितना होगा, तो इसको निकालते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक आपका 3 पाई म्यू डी इंटू यू बराबर सी डी इंटू हाफ रो, ए की वैल्यू हो जाएगी पाई/4 डी स्क्वायर इंटू आपका यू हो जाएगा। ठीक है, इंटू हाफ रो ए यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया कि गैब्रियल स्टोक्स का जो फॉर्मूला 3 पाई म्यू इंटू डी इंटू यू को कंपेयर कर दिया सी डी इंटू हाफ इंटू रो ए यू स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया है पाई/4। अब देखते हैं कैंसिल क्या होगा, यहाँ से कैंसिल करना है तो कैंसिल क्या हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल होगा। ठीक है, डी से एक डी स्क्वायर का डी कैंसिल हो जाएगा, यू से यू स्क्वायर का यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8,
तो इधर हमें ले जा करके अगर हम सी डी निकालते हैं तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और ये 4 दूना 8 3 24 24, ठीक है। और यहाँ पे म्यू पहले से है तो 24 म्यू डिवाइडेड बाई बाकी नीचे क्या जाएगा रो इंटू डी इंटू यू, रो इंटू डी इंटू यू। अगर इस म्यू को नीचे लगाते हैं यहाँ पे तो यहां से अगर देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर इस वाले टर्म में से ये है ना रो इंटू डी इंटू यू, और इस रो को अगर इसके नीचे ले जाते हैं तो रो डी वी बाई म्यू हो जा रहा है, और ये होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो यानी कि रो डी यू अपॉन म्यू को हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर लिख सकते हैं। तो उस तरीके से ये हो जाता है सी डी इज इक्वल टू 24 अपॉन आर इंटू ई, सी डी इक्वल टू 24 अपॉन आर ई, ठीक है। सी डी इक्वल टू 24 अपॉन आर ई, वेयर आर ई इक्वल टू रो डी इंटू यू अपॉन म्यू, और यही जो सी डी का ये टर्म है 24 अपॉन आर ई, यही आपका होता है स्टोक्स लॉ। और ये कब लगेगा व्हेन आर ई इज लेस देन 0.2, तभी ये लगना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन स्टोक्स लॉ का, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डेरिवेशन। स्टोक्स लॉ में गैब्रिएल स्टोक्स ने अपना इक्वेशन दिया 3 पाई म्यू इंटू डी इंटू यू, और हमने एक इक्वेशन पहले निकाला था एफ ड्रैग इक्वल टू सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर, ठीक। तो दोनों इक्वेशन को हमने जब कंपेयर किया ड्रैग फोर्सेस को, तो हमें निकल के आ गया सी डी इक्वल टू 24 म्यू इंटू रो डी इंटू यू, और यहाँ पे रो डी यू अपॉन म्यू को हम लोग लिखते हैं रेनॉल्ड नंबर, तो ये हो गया 24 अपॉन आर ई। तो ये सी डी इक्वल टू 24 अपॉन आर ई जो टर्म आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये आपका स्टोक्स लॉ था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई जगह पे इस पे कि भाई स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो सिंपल आप यही कहोगे कि जब भी किसी बॉडी को हम किसी फ्लूइड से पास कराएंगे, किसी स्फीयर को या स्टेशनरी स्फीयर के ऊपर से कोई फ्लूइड पास कराएंगे, दोनों चीज समझो कि अगर कोई फ्लूइड मान लो एयर है, तो या तो एयर स्टेशनरी होगा तो स्फीयर नीचे आ रहा होगा, पास करा रहे होंगे, या स्फीयर स्टेशनरी होगा, एयर पास करा रहे होंगे उसके ऊपर से, तो उसमें लगने वाला फोर्स एफ ड्रैग निकल के आता है 3 पाई म्यू इंटू डी इंटू यू, ठीक है। और वहां से हम जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सी डी, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है, तो सी डी यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, सी डी होता है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो सी डी इक्वल टू होता है 24 अपॉन आर ई व्हेन आर ई इज लेस देन 0.2, और इसको हम लोग बोलते हैं अपना स्टोक्स लॉ, ठीक है। ये आपका कहलाता है स्टोक्स लॉ, ठीक। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहां से ये निकल के आया डेरिवेशन आपका स्टोक्स लॉ का, ठीक। ये 24 अपॉन आर ई वाला टर्म, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स और भी इसके लिए गए हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे सी डी था, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सी डी थी, अभी स्टोक्स लॉ में ये कब निकला था 24 अपॉन आर ई, जब आर ई की वैल्यू लेस देन 0.2 थी। अब अगर मान लेते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से 5 के बीच में हो, जब रेनॉल्ड नंबर 0.2 से 5 में होगा तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सी डी कितना होगा,
तो ये होता है 24 अपॉन आर ई 1 प्लस 3 अपॉन 16 इंटू आर ई। 24 अपॉन आर ई ब्रैकेट में 1 प्लस 3 बाई 16 आर ई, इसको बोलते हैं ओसीन फार्मूला। ठीक है, और ये तभी लगता है जब 0.2 से 5 तक का रेनॉल्ड नंबर आपके पास हो। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकलता है 24 अपॉन आर ई ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अपॉन 16 इंटू आर ई। जैसे कि ये स्टोक्स लॉ निकला है 24 अपॉन आर ई, ये कब निकला है जब आर ई की वैल्यू 0.2 हो। ठीक है, अब इसको अगर निकालोगे तो अगर मैं 24 डिवाइडेड बाई 0.2 करता हूँ, 24 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है, तो ये आपका आएगा लगभग 120। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 100 के ऊपर आता है आपका। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग आपका 100 से प्लस आता है। ठीक, सिमिलरली अगर मान लेते हैं रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से ज्यादा आ गई और 5 के नीचे है, तो वहां से हम इस ओसीन फॉर्मूले से लगाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आएगा 0.2 से 0.5 के बीच में, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अब अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 से 1000 है तो ड्रैग कोफिशिएंट जो CD होता है, ड्रैग कोफिशिएंट वो 0.4 हो जाता है। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा। जब CD आपका जब RE लेस देन 0.2 है तो ये 100 से ऊपर है। ठीक है, और CD 0.2 से कह सकते हो आप 2 से 5 के बीच में है, तो ये आपका नियर अबाउट 1 से ज्यादा आता है। ठीक, जब CD की वैल्यू आपका 5 से, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 से 1000 है तो CD आपका निकल के आता है 0.4। ठीक है, जब रेनॉल्ड नंबर 1000 से 1 लाख है तो CD की वैल्यू 0.4 आती है। देखते रहिए, CD सबसे पहले में 100 से ऊपर था। ठीक है, इस वाले केस में जब RE 0.2 से कम था तो CD ग्रेटर देन 100 था। ठीक है, जब 2 से 5 हुआ तो CD 1 के आसपास आया। जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 से 1000 हुई तो CD की वैल्यू 0.4 हो गई। जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से 1 लाख हो गई तो रेनॉल्ड नंबर CD की वैल्यू 0.5 हो गई। और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10 लाख से ऊपर चली जाती है, ठीक है, 10 लाख के आसपास चली जाती है, तो उस समय CD की वैल्यू 0.2 हो जाती है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि 1 फिर 0.4 0.5 फिर 0.2, यानी कि ग्राफ अगर इसका ड्रॉ किया जाए, ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिनट, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, अगर हम लोग इस पे एक अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका रेनॉल्ड नंबर का टर्म है इधर वाले एक्सिस पे, एक्स वाले पे, और यहाँ मान लेते हैं CD। ठीक, तो अगर CD की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 0.1 0.2 0.3 ऐसे देखते जा रहे हैं, 0.1 0.3 0.4 0.5, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं इधर कहीं आपका ऊपर कहीं जाके 100 है। रेनॉल्ड नंबर मान लेते हैं यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 है, ये सपोज कर रहे हैं जस्ट। यहाँ मान लेते हैं आपका 100 है, 1000 है, यहाँ मान लेते हैं 1 लाख है, यहाँ मान लेते हैं 10 लाख है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू 100 थी CD की, तो 1 पॉइंट यहाँ मिल गया। ठीक है, इस ग्राफ को देखते हैं CD का कैसे वेरी कर रहा है। यहाँ 1 पॉइंट मिला, कब? स्टोक्स लॉ में जब CD इक्वल टू 24 अपॉन RE है, ठीक है, और RE लेस देन 0.2 है, तो ये वैल्यू 100 के ऊपर जाती है। जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है ये ग्रेटर देन 100 होता है, तो यहाँ मिलेगा। फिर सेकंड ओसीन फार्मूले में निकालेंगे तो CD की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो यहाँ कहीं मिलता है। ठीक, जब ये 2 से 5 के बीच में होगा। जब रेनॉल्ड नंबर आपका 5 से 1000 होगा तो ये वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 0.5
4 के आसपास आती है, ठीक। ये वैल्यू आपकी 0.4 आएगी इस वाले पॉइंट पे। जब रेनॉल्ड नंबर आपका 1 लाख के आसपास होगा तो ये 0.5 आता है यहाँ पे, ठीक। और जब रेनॉल्ड नंबर 10 लाख के ऊपर जाता है तो ये 0.2 हो जाता है। तो अगर इसको मिलाया जाए तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये ड्रैग ऑन स्फीयर का एक आपका ग्राफ भी है कि ड्रैग ऑन स्फीयर की बात करते हैं तो इसमें आपका कैसे ये ग्राफ वेरी कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और रेनॉल्ड नंबर के बीच में, ठीक है। और रेनॉल्ड नंबर के ऊपर ही CD डिपेंड कर रहा है। तो 3-4 फॉर्मूले हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट, रेनॉल्ड नंबर जब 0.2 से कम है तो CD 100 से ज़्यादा है, ठीक है। जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से 5 के बीच में है तो CD की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक। रेनॉल्ड नंबर जब 5 से 1000 है तो CD की वैल्यू आपकी 0.4 है। रेनॉल्ड नंबर जब आपका 1000 से 1 लाख है, ठीक है, तो आपका CD की वैल्यू 0.5 है। और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब आपका 10⁵ है तो CD वहाँ पे 0.2 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल रेंजेस हैं आपके कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग किस वैल्यू के रेनॉल्ड नंबर पे कैसे निकलता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का डेरिवेशन हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता क्या है और ड्रैग ऑन स्फीयर कैसे निकलता है और स्टोक्स लॉ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्टोक्स लॉ का हमने पूरा डेरिवेशन इस लेक्चर में कवर कर लिया और ड्रैग फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि ड्रैग फोर्स होता क्या है। इनिशियल में अगर आप जानना चाहो तो मैं फिर एक रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कोई बॉडी है तो इस बॉडी पे कोई फोर्स ड्रैग तभी कहलाएगा जब वो बॉडी के मोशन के अलोंग जा रहा हो, तो ये ड्रैग फोर्स कहलाएगा। अगर वो ऐसे जा रहा है, बॉडी ऐसे आ रही है, तो ये FL कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ड्रैग फोर्स वह फोर्स होता है जो बॉडी के मोशन के अलोंग लगता है। और जैसे मान लो बॉडी के ऊपर जब आप बाइक चला रहे हो, बाइक के ऊपर जो एयर लगता है, आपको सामने से एयर मिलता है, तो एयर का अगर आपके पास ड्रैग लगाता है ना कि आपको लिफ्ट प्रोड्यूस करता है, एयर आपको पीछे ढकेलता है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स हमेशा फ्लूइड के मोशन में काम करता है कि जैसे आप इधर की ओर जा रहे हो और एयर इधर से लग रहा है, ठीक है, तो ड्रैग आपका इधर जाएगा, एयर ड्रैग, ठीक है। और नीचे से जो फोर्स लगेगा वो आपका लिफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये ड्रैग फोर्स स्फीयर यानी कि कोई एक स्फीयर है, अगर उसको किसी स्टेशनरी फ्लूइड से पास कराते हैं तो कितना होता है, या उस स्फीयर के ऊपर से कोई फ्लूइड पास कराते हैं तो कितना होता है, तो हम लोगों ने निकाला है डिफरेंट फार्मूलेस के ऊपर। एक बार मैं फार्मूला आपको दोबारा ओपन कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो इसको, ठीक है। मैं मार्किंग करते चल रहा हूँ इसमें। पहला CD इक्वल टू 24 म्यू रो इंटू यू इंटू डी दैट इज इक्वल 24/RE, ये होता है स्टोक्स लॉ। फिर इस फार्मूले से आपका निकलता है, इसको बोलते हैं ओसिन फार्मूला। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं आपके स्टोक्स लॉ के ऊपर अलग अलग ड्रैग निकालने के लिए। स्टोक्स लॉ का बस एक कंडीशन याद रखिएगा कि स्टोक्स लॉ तभी लगेगा जब आपका रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से कम हो जाएगी। और ड्रैग फोर्स की बात करें तो ड्रैग फोर्स हमेशा वही फोर्स होता है जो बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल रहता है एक तरीके से। जैसे मैं एक इमेज अभी खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये बॉडी है, तो इस बॉडी पे अगर ये फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स भी आपका ऐसे आएगा, दिख रहा है। ये u वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन इधर x में है, तो ड्रैग भी x में आएगा। y में लगने वाला फोर्स लिफ्ट फोर्स कहलाता है। और इसी ड्रैग को हम एक स्फीयर के ऊपर निकाल रहे हैं कि स्फीयर से जब कोई फ्लूइड पास कराएंगे तो ये ड्रैग फोर्स कितना होगा, या ड्रैग फोर्स अगर स्फीयर को हम किसी फ्लूइड से पास कराएंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो ये गैब्रियल स्टोक्स के द्वारा दिया गया नियम था जिसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बस इतना रखिए कि CE इक्वल टू RE/24 आपका होता है, दैट इज योर स्टोक्स लॉ, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे। ये आपका स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन है पूरा का पूरा, ठीक। दैट इज इक्वल 24/RE, ठीक। ये स्टोक्स लॉ के मतलब स्टोक्स लॉ दिया गया एक ड्रैग फोर्स का था और ये हम लोगों ने पहले निकाला था, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद।